हुए आज हम बात कर रहे हैं आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इससे पहले हमें इतिहास ग्रंथ और हिंदी साहित्य की पत्र पत्रिकाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न देख चुके हैं। आज आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों से शुरुआत करें तो देखिए आदिकाल का पहला प्रश्न, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? ऑप्शंस हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या सर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। बताना यह है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा, और सही जो आंसर है आपका वो सही आंसर है सर जॉर्ज ग्रियर्सन। अगर बाकी के ऑप्शंस की हम बात करें, व्याख्या की हम बात करें, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीजवपन काल कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि चारण काल कहा था, जबकि सर ग्रियर्सन ने केवल चारण काल कहा था। देखिए व्याख्या को हम लिख देते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीजवपन काल कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि चारण काल कहा, और सर ग्रियर्सन आपको मैंने बता ही दिया चारण काल कहा था। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया? ऑप्शंस आदिकाल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल और संधि काल। बताना यह है कि आदिकाल के लिए कौन सा नाम नहीं दिया गया, और आपका सही आंसर है वो सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ यानी संधि काल। आदिकाल को संधि काल नाम नहीं दिया गया था। अब एक एक ऑप्शन की हम बात कर लें तो देखिए आदिकाल को आदिकाल कहने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आदिकाल को चारण काल कहने वाले सर जॉर्ज ग्रियर्सन, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले राहुल सांकृत्यायन, और आदिकाल को संधि काल किसी के द्वारा कहा नहीं गया था, ये नाम नहीं दिया गया, बल्कि संधि चारण काल कहा गया था डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि केवल चारण काल कहा गया सर ग्रियर्सन के द्वारा, संधि चारण काल कहा गया डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा, बल्कि केवल संधि काल किसी ने भी नाम नहीं दिया था। तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ संधि काल। अगला प्रश्न देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा का समय क्या माना है? राहुल सांकृत्यायन जिन्होंने सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि माना है, उन्होंने सरहप्पा का समय क्या माना? 7वीं सदी, 10वीं सदी, 13वीं सदी या फिर 8वीं सदी? और सही आंसर होगा 7वीं सदी। राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा का जो समय माना है वो ऑप्शन फर्स्ट यानी 7वीं सदी माना है। अगला प्रश्न देखें, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? फर्स्ट ऑप्शन लोईपा, सेकंड ऑप्शन सरहप्पा, थर्ड ऑप्शन शालिभद्र सूरी एंड लास्ट ऑप्शन चंदबरदाई। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो देखिए राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि, मैंने पिछले प्रश्न में भी आपको बताया, सरहप्पा को माना है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सरहप्पा। जबकि चंदबरदाई को हिंदी का पहला महाकवि कहा जाता है। यानी सरहप्पा को राहुल जी ने हिंदी का पहला कवि माना है, जबकि चंदबरदाई को आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला महाकवि बताते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शंस हैं भारतेश्वर बाहुबली रास, श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो या पाहुड़ दोहा। और सही आंसर है ऑप्शन सेकंड यानी श्रावकाचार। श्रावकाचार जिसके रचनाकार हैं देवसेन। देखिए व्याख्या आपको बता देता हूं। जैन कवि आचार्य देवसेन द्वारा 933 ईस्वी में रचित श्रावकाचार रचना को हिंदी की सर्वप्रथम रचना के रूप में स्वीकार किया गया है। इस रचना में कुल 250 पद हैं जो कि दोहा छंद में रचे हुए हैं। 250 दोहे हैं जिनमें श्रावक धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। यानी हिंदी की जो पहली रचना मानी जाती है वो श्रावकाचार मानी जाती है, जिसके रचनाकार हैं आचार्य देवसेन और जिसका रचना काल है 933 ईस्वी। तीनों प्रश्न आप याद रखें, पहला ग्रंथ श्रावकाचार, इसके रचनाकार आचार्य देवसेन और इसका रचना का समय है वो 933 ईस्वी। अगला प्रश्न देखें,
जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? यानी जगनिक ने वीर रस के कौन से ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शंस बीसलदेव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो या पृथ्वीराज रासो। और इन चारों में से जो जगनिक का ग्रंथ है वो जगनिक द्वारा रचित ग्रंथ है परमाल रासो, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड परमाल रासो। बाकी अगर जो 3 ऑप्शन बच गए इनके रचनाकार की हम बात करें तो देखिए बीसलदेव रासो के रचनाकार है नरपति नाल है, बीसलदेव रासो नरपति नालय का है। खुमान रासो के रचनाकार हैं दलपत विजय और पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद बरदाई। ये इन तीनों की बाकी की डिटेल। अगला प्रश्न देखिए, आल्हा खंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? यानी किस रचना को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन परमाल रासो, सेकंड ऑप्शन खुमान रासो, थर्ड ऑप्शन हम्मेर रासो एंड लास्ट ऑप्शन पृथ्वीराज रासो। किस रचना को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? और सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट यानी परमाल रासो। परमाल रासो को आल्हा खंड के नाम से जानते हैं। चलिए साथ में थोड़ी सी व्याख्या बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में परमाल रासो को आल्हा या आल्हा खंड के नाम से जानते हैं। इस रचना का सर्वप्रथम प्रकाशन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स एलियट ने आल्हा खंड के नाम से करवाया था। सबसे पहले जो प्रकाशन करवाया गया वो फर्रुखाबाद के उस समय के जो कलेक्टर थे जिनका नाम था चार्ल्स एलियट, उन्होंने इस रचना का सबसे पहले प्रकाशन करवाया था, आल्हा खंड के नाम से प्रकाशन करवाया था। तो परमाल रासो को ही आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखें, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? ऑप्शंस हैं प्रामाणिक, अप्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक या जाली ग्रंथ। यानी पृथ्वीराज रासो को कुछ विद्वान प्रामाणिक भी मानते हैं, कुछ अप्रामाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रामाणिक मानते हैं, तो कुछ पूरे तरीके से जाली ग्रंथ मानते हैं। लेकिन इनमें से कौन सी धारणा सबसे अधिक उपयुक्त है? तो देखिए सबसे अधिक उपयुक्त धारणा मानी जाती है पृथ्वीराज रासो के बारे में कि पृथ्वीराज रासो आदि जो रचना है वो सत्य घटनाओं पर आधारित है, तो आदि रचना कल्पना के आधार पर है। इसलिए माना जाता है कि आदि प्रामाणिक है और आदि प्रामाणिक नहीं है, यानी इसे सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है अर्ध प्रामाणिक के रूप में। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी आधा सत्य है तो आधा कल्पनाओं पर आधारित है। साथ में यहाँ से एक प्रश्न और एग्जाम में पूछा जाता है जो कि अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया था। प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे किस विद्वान ने प्रामाणिक माना, किसने अप्रामाणिक माना, किसने अर्ध प्रामाणिक माना, तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर नगेंद्र मिश्र बंधु, बाबू श्याम सुंदर दास और सर गिरियासन। इन्होंने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण रूप में प्रामाणिक माना है। अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर वुल्लर, मोतीलाल मेनारिया और जीएच ओझा, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। साथ में एक प्रश्न और बता दूं आपको, ध्यान रखना अगर कभी पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले अप्रामाणिक किसने घोषित किया, तो सबसे पहले अप्रामाणिक घोषित करने वाले विद्वान है डॉक्टर वुल्लर। डॉक्टर वुल्लर ने पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले अप्रामाणिक ग्रंथ माना था, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को पूर्ण रूप से जाली ग्रंथ मानते हैं। यानी जाली ग्रंथ की अगर हम बात करें तो जाली ग्रंथ मानने वाले विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब साथ में बता देता हूं अर्ध प्रामाणिक किसने माना। देखिए अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगर चंदनहटा और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, इन्होंने अर्ध प्रामाणिक माना है। अगला प्रश्न देखें, 9वां प्रश्न, बीसलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? ऑप्शंस हैं वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस और करुण रस। बीसलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? तो जो बीसलदेव रासो है वो श्रृंगार रस की रचना है, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ऑप्शंस बीसलदेव रासो, खुमान रासो,
परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है और पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि मानना है। दोनों बातें आप याद रखेंगे कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, जबकि चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि कहा जाता है और कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखें, 11वां प्रश्न। पृथ्वीराज रासो के वृत्त रूपांतरण में कुल कितने सर्ग हैं? देखिए, पृथ्वीराज रासो है वो 4 अलग अलग रूपांतरण में प्राप्त होता है। वृत्त रूपांतरण, मध्यम रूपांतरण, लघु रूपांतरण और लघुत्तम रूपांतरण। तो आपसे पूछा यह जा रहा है कि इसका जो वृत्त रूपांतरण है उसमें कुल कितने सर्ग हैं? ऑप्शंस हैं 30, 36, 47 या 69। तो इसका जो वृत्त रूपांतरण है उस वृत्त रूपांतरण में 69 सर्ग हैं, यानी आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, 69 सर्ग। साथ में एक बार डिटेल बता दूं, छंदों की संख्या में बता रहा हूं कि इसका जो वृत्त रूपांतरण है उसमें 69 सर्ग हैं और 16,306 छंद हैं। मध्यम रूपांतरण में 7,000 छंद हैं। लघु रूपांतरण में 3500 छंद हैं, जबकि लघुत्तम रूपांतरण में 1300 छंद हैं। अगला प्रश्न देखें, रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है? रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है? ऑप्शन, पहला ऑप्शन कि रासो की व्युत्पत्ति रसायन से हुई है। सेकंड ऑप्शन, रासो की व्युत्पत्ति रास शब्द से हुई है। थर्ड ऑप्शन, रासो की व्युत्पत्ति रसक से हुई है। एंड लास्ट ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना यह है कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सबसे अधिक उपयुक्त मत कौन सा है? तो देखिए, जो सबसे अधिक उपयुक्त मत माना जाता है वो माना जाता है कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक शब्द से हुई है, यानी ऑप्शन थर्ड आपका आंसर होगा कि रासो की व्युत्पत्ति रासक से हुई है। साथ में एक बार ये बता दूं कि कौन से विद्वान ने रसायन शब्द से व्युत्पत्ति मानी है। तो देखिए, रसायन शब्द से मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जबकि रास शब्द से व्युत्पत्ति मानी है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने और रासक शब्द से व्युत्पत्ति मानी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न देखें, आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की? ऑप्शंस, विद्यापति, चंद बरदाई, अमीर खुसरो या फिर गोरखनाथ। मनोरंजक साहित्य की रचना करने वाले अमीर खुसरो, जिनकी आपने पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने ये पढ़े होंगे। तो पहेलियां वगैरह हैं, मुकरियां हैं, ये सारा मनोरंजक साहित्य है। तो आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना करने वाले अमीर खुसरो, यानी आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न देखें, गोरख बानी के संपादक कौन है? ऑप्शंस, माता प्रसाद गुप्त, वासुदेव शरण अग्रवाल, बाबू श्याम सुंदर दास और पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो गोरख बानी जो कि गुरु गोरखनाथ के रचनाओं का संकलन है, उसका जो संपादन किया था वो संपादन किया था पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। साथ में आपको बता देता हूं कि पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी साहित्य में डी लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम विद्वान हैं। जिन्होंने हिंदी साहित्य में डीलिट की, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि जिन्होंने प्राप्त की थी, वो पहले विद्वान है पीताम्बर दत्त बड़थवाल, जिन्होंने गोरख बानी का संपादन किया था। अगला प्रश्न देखें, 15वां प्रश्न, इनमें से सही कथन कौन सा है? 4 कथन आपके सामने होंगे, आपको बताना है सही कथन कौन सा है। तो देखिए, अधिकांश रासो काव्य प्रामाणिक हैं, ये तो गलत कथन है। अधिकांश रासो काव्य अप्रामाणिक हैं, ये भी गलत है, क्योंकि अधिकांश जो रासो काव्य हैं वो अर्ध प्रामाणिक है, तो ये दोनों ही गलत हो गई। बिसलदेव रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है, ये भी गलत है, क्योंकि बिसलदेव रासो का प्रधान रस श्रृंगार रस है, तो ये भी नहीं हो सकता। एंड लास्ट ऑप्शन, पृथ्वीराज रासो में वीर रस की प्रधानता है, ये बिल्कुल सही कथन है कि पृथ्वीराज रासो में वीर रस की प्रधानता है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ।
अगला प्रश्न देखें, सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? ऑप्शंस 38, 47, 84 या फिर 64। और सही आंसर है ऑप्शन थर्ड यानी 84। सिद्धों की जो संख्या मानी जाती है वो 84 मानी जाती है। सिद्धों की एक विशेषता रही है कि सिद्धों के नाम के अंत में हमेशा पा शब्द का प्रयोग मिलेगा। जैसे आप देखेंगे लुइप्पा, सरप्पा, कणप्पा, इस प्रकार से सिद्धों की पहचान है कि उनके नाम के लास्ट में पा आता है। अगला प्रश्न देखिए, सिद्धों का उचित समय क्या माना गया है? ऑप्शंस चौथी सदी, 7वीं 8वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी या फिर 12वीं शताब्दी। और सिद्धों का जो समय, इससे पहले मैंने आपको एक प्रश्न बताया था कि सरप्पा का समय क्या माना गया है। तो राहुल जी ने सरप्पा का समय माना है 7वीं शताब्दी, और सरप्पा जो कि एक सिद्ध है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 7वीं 8वीं शताब्दी। यानी सिद्धों का उचित समय माना जाता है वो 7वीं 8वीं शताब्दी माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? ऑप्शंस नाथ पंथ, जैन संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय या फिर इनमें से कोई नहीं। और नारी निंदा मिलती है दोस्तों नाथ संप्रदाय में, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट नाथ पंथ। अगला प्रश्न देखें, इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? प्रश्न को ध्यान से देखना, नेगेटिव प्रश्न बनाया हुआ है, क्या नहीं है। ऑप्शंस हैं गुरु महिमा, तो नाथ संप्रदाय में गुरु की महिमा मिलती है, यानी ये तो आंसर नहीं हो सकता। नारी निंदा भी मिलती है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना, ये भी मिलता है, ये भी आंसर नहीं होगा। और ग्रस्तों का आदर, ये नाथ संप्रदाय में नहीं मिलता। नाथ संप्रदाय में ग्रस्तों का आदर नहीं मिलता बल्कि ग्रस्तों का अनादर मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, नाथ संप्रदाय में ग्रस्तों का आदर नहीं मिलता। अगला प्रश्न देखिए 20वां, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? वर्ण रत्नाकर जो रचना है उसके रचनाकार कौन है? ऑप्शंस हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, विद्यापति, ज्योतिषवर ठाकुर या स्वयंभू। और वर्ण रत्नाकर के जो रचनाकार हैं वो हैं दोस्तों ज्योतिषवर ठाकुर, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड ज्योतिषवर ठाकुर। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? ऑप्शंस डिंगल, पिंगल, देश भाषा या अवट। और आपको पता होगा कि अपभ्रंश और राजस्थानी का जहां मेल होता है उसको कहा जाता है डिंगल, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट डिंगल। थोड़ी सी व्याख्या में साथ में बता देता हूं, देखिए डिंगल होती है अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा, यानी अपभ्रंश और राजस्थानी के मेल को डिंगल कहा जाता है, जबकि पिंगल होती है अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा। अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल को पिंगल कहा जाता है, अपभ्रंश और राजस्थानी के मेल को डिंगल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? ऑप्शंस खुसरो की पहेलियां, विद्यापति पदावली, पद्मावत या फिर प्राकृत पेंगुलम। तो इनमें से देखिए जो पद्मावत है जिसके रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी, ये पद्मावत एक सूफी काव्य है, और सूफी काव्य भक्ति काल में आते हैं ना कि आदि काल में। तो पद्मावत आदि काल की रचना नहीं है जबकि भक्ति काल की रचना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न देखें, विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शंस अपभ्रंश, बंगला, मैथिली या मागधी। तो विद्यापति पदावली की जो भाषा है वो भाषा है मैथिली, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड मैथिली। साथ में एक बात और बता दूं, देखिए विद्यापति पदावली की भाषा मैथिल है और ये गाने योग्य रचना है, यानी मैं कह सकता हूं कि एक गेय करती है, गाने योग्य रचना है। इसलिए विद्यापति को एक नाम दिया गया मैथिल कोकिल, क्योंकि मैथिली इसकी भाषा है और गाने योग्य रचना है, इसलिए कोकिल कहा गया। इसलिए विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, याद रखेंगे आप।
अगला प्रश्न देखें, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग, और जो आदिकाल है वो हिंदी साहित्य का पहला काल है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का प्रयोग पहली बार किस कवि ने किया? ऑप्शन है अमीर खुसरो, विद्यापति, स्वयंभू या चंद्रवरदाई। तो आदिकाल में खड़ी बोली का प्रथम बार प्रयोग करने वाले कवि हैं दोस्तों अमीर खुसरो। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, अमीर खुसरो। और साथ में बता दूं कि अमीर खुसरो को तूती ए हिंद या हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? यानी कौन सा कवि जैन धर्म से संबंधित नहीं है? ऑप्शन स्वयंभू, धनपाल, जोइंदू या विद्यापति। तो देखिए पहले तीन ऑप्शन स्वयंभू, धनपाल और जोइंदू तीनों ही जैन धर्म से संबंधित है, जबकि विद्यापति जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, विद्यापति। अगला प्रश्न देखें, खालिक बारी के रचयिता कौन थे? खालिक बारी किसकी रचना है? ऑप्शन रहीमदास, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान और रस खान। तो दोस्तों जो खालिक बारी रचना है वो अमीर खुसरो की रचना है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाओं के नाम मैं आपको बता देता हूं। देखिए अमीर खुसरो की सबसे प्रमुख रचनाओं में जो आ जाती हैं, जैसे इनकी पहेलियां, इनकी मुकरियां, इनके दो सुखने जो इनकी प्रसिद्धि का कारण रहे थे। इसके अलावा खालिक बारी, किस्सा जहां दरवेश, नूप सिपर, आशिका, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। तो खालिक बारी के जो रचनाकार होंगे वो होंगे अमीर खुसरो। अगला है, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन थे? भविष्यत कहा के रचनाकार ऑप्शन हैं धनपाल, स्वयंभू, अमीर खुसरो या जोइंदू। और दोस्तों भविष्यत कहा के जो रचनाकार हैं वो रचनाकार हैं धनपाल, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, धनपाल। अगला प्रश्न देखें, इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा हुआ है? पत्थर की शिलाओं पर कौन सा ग्रंथ लिखा हुआ है? ऑप्शंस प्रबंध चिंतामणि, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल या फिर चर्यापद। कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा हुआ है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, राउल वेल। ये राउल वेल ग्रंथ है। ये दोस्तों राउल नामक नायिका, इसकी जो नायिका है वो राउल, राउल नामक नायिका के सौंदर्य का इसमें वर्णन किया गया है। नखशिख सौंदर्य, नखशिख यानी पैरों से लेकर सिर तक के सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया है। इसके रचनाकार हैं कवि रोड़ा, इसके रचनाकार रोड़ा कवि हैं। और यह चंपू काव्य है। चंपू काव्य का मतलब गद्य और पद्य का मिश्रण है। इसमें पहले पद्य में रचना की गई है और फिर गद्य में उसकी व्याख्या की गई है। तो जहां पद्य और गद्य दोनों का मिश्रण हो जाता है उसे चंपू काव्य कहा जाता है। तो राउल वेल के बारे में आप याद रखें कि इसके रचनाकार रोड़ा कवि हैं। राउल नामक नायिका के नखशिख सौंदर्य का वर्णन है। यह गद्य और पद्य में यानी दोनों में लिखा हुआ है, इसलिए इसको चंपू काव्य कहा जाता है। और यह एक शिलांकित रचना है, यानी शिलाओं पर लिखी हुई रचना है। अगला प्रश्न देखें, मैथिली हिंदी में रचित रचना का नाम बताइए। ऑप्शंस वर्ण रत्नाकर, राउल वेल, प्राकृत पैंगलम या पदावली। मैथिली हिंदी में रचित रचना, और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, वर्ण रत्नाकर। ज्योतिश्वर ठाकुर इसके रचनाकार हैं और ये जो रचना है ये मैथिली हिंदी में रची गई है। अगला देखिए 30वां प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शंस राजनीतिक महाकाव्य, सांस्कृतिक महाकाव्य, श्रृंगार गाथा या फिर वीर गाथा। तो पृथ्वीराज रासो का जो प्रधान रस है वो प्रधान रस है वीर रस, इसलिए हम इसको वीर गाथा काव्य के रूप में रखते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी वीर गाथा काव्य। ये दोस्तों हमने आदिकाल के 30 प्रश्नों की बात की है। अभी आदिकाल के बहुत सारे वीडियो बनाना अभी शेष है, क्योंकि आदिकाल के करीब आप मानकर चलें 300 से 400 प्रश्न अकेले आदिकाल के होंगे। तो कल हम फिर आगे आदिकाल की ही बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।